हेलो स्टूडेंट्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होते हैं और कैसे इसका हम पता लगाते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल आप देखिए, लिखेंगे 2 पॉइंट चार्जेस plus 16 microcoulomb and plus 64 microcoulomb are separated through a distance of 1 centimeter apart. Find the position where net electric field is 0. Inside bracket, that is, locate the electrical neutral point. तो नाम से इसको हम पहचानेंगे। चलिए बच्चों, लिया हमने 2 पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम, इसको मैं बोल देता हूं Q1। दिस इज 16 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 कूलम। हमेशा SI में रखिए डेटा को। एंड अदर चार्ज को Q2 बोल रहा हूं। दिस इज 64 10 टू द पावर -6 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज 1 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लिख लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये आ गया हमारे पास में डेटा। अब हमें पता लगाना है उस पोजीशन का, उस जगह का जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं। जिस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस जगह पर यदि आपने कोई चार्ज को रखा तो उस पे फोर्स हो जाएंगे 0, क्योंकि आपने जो पढ़ा है F इक्वल टू Q इंटू ई। तो जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, उस पे फोर्स हो जाएंगे 0। तो ऐसे पॉइंट को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। अब हमें पता लगाना है कहां पर ये पॉइंट पॉसिबल है। तो बच्चों, जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब 2 वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उस जगह पर रिजल्टेंट उनके 0 होते हैं। तो हमें ऐसे जगह का पता लगाना है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से 0 हो जाए। तो इसके लिए डायरेक्शन की टेस्ट सबसे पहले कर लीजिए। यदि कोई पॉइंट यहां लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दोनों इधर रिपेल कर देगा। सेम डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फिर माइनस नहीं होगा तो 0 भी नहीं होगा। यदि आपने इधर लिया पॉइंट कहीं, तो सेम बात होगा, दोनों के दोनों चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेने पर इधर रिपेल कर देगा, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, तो फिर ऐड होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन यदि अब इसके अंदर कहीं पर आप पॉइंट लेते हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा। यदि यहाँ पर हमने रखा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा यहाँ पर, तो फिर ये जो Q1 चार्ज है इधर रिपेल करेगा। अब जो +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसको मैंने E1 बोल दिया। और ये जो Q2 चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल कर देगा। तो फिर इधर की तरफ इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दे रहा हूं E2 ड्यू टू चार्ज Q2। अब
यदि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तब तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, E1 माइनस E2 जीरो हो जाएंगे। अब इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट P। अब डिस्टेंस कहीं से भी, यहां से जहां से मन करे सोच लें। मान लीजिए यहां से यहां की डिस्टेंस हमने ले लिया x, यहां से इसको इस पॉइंट P की डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया x। देन यहां से जो डिस्टेंस होंगे आगे, तो ये टोटल डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो फिर आगे की जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में ले रहे हैं, माइनस x ये डिस्टेंस हो जाएंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि टू वेक्टर्स इक्वल होंगे, तो फिर इनको माइनस करेंगे तो जीरो होगा। तो मेंशन करेंगे इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is 0, then E1 इक्वल टू E2, E1 जो है ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 ड्यू टू Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिखते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन Q1 से पॉइंट P की डिस्टेंस x, एंड सो x स्क्वायर इक्वल टू E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस 1 10 टू द पावर माइनस 2, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 को 0.01 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 0.01 लिख लिया, माइनस x स्क्वायर। अब जैसा कि देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब Q1 Q2 की वैल्यू रख लीजिए, Q1 Q2 का वैल्यू रख लेंगे, जो वैल्यू हमें दिए गए हैं उसको पुट कर लेंगे। तो फिर यहां से हमें मिलेंगे, यहां से हमें मिल जाएंगे Q1 16 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू Q2 is 64 10 to the power minus 6 अपॉन 0.01 माइनस x होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए कि 10 to the power minus 6 कैंसल, 16 से डिविजिबल है तो 16 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, 16 4 जा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 का रूट 1 x स्क्वायर का x हो गया, इधर 4 का रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, इधर से स्क्वायर खत्म, 0.01 माइनस x हो गया। अब बच्चों एक बात बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस ओनली एट वन पॉइंट होता है 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर होता है 0, एंड सो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाइएगा, वो आपका समय खराब कर देगा। एंड सो सीधे स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। अब यहां पर हमें जो मिल रहे हैं x की वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 2x क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, 2x इक्वल टू 0.01 माइनस x 1 माइनस x लाया इधर, 3x इक्वल टू 0.01 एंड सो x इक्वल टू 0.01 अपॉन 3 मीटर। अब x हमें निकल गया, यदि हम इसको निकालें तो देखिए क्या मिलता है। तो फिर 1 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस x यदि निकालते हैं यानी कि 0.01 माइनस इसको करते हैं 0.01 अपॉन 3 यदि करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.03 माइनस 0.01, तो 0.03 में से चलिए लिख लेते हैं माइनस 0.01, ये हो गया आपको 0.02 अपॉन 3 मीटर। अब जरा बच्चों गौर से एक बात देख लीजिए, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको गौर से देख लीजिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों की, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? नियर स्मॉलर चार्ज। अब यहां से डिस्टेंस क्या देख रहे हैं, बड़ा हो गया है, तो
तो बड़े चार्ज से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट दूर होते हैं, छोटे चार्ज से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट नजदीक होते हैं। चलिए बच्चों इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसकी मदद से जो है आगे हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिर से लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे डाइपोल को। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a curve. An electric field line is a curve drawn in such a way that a tangent at its any point in direction of the field line indicates the direction of resultant electric field at that point। देखिए बच्चों इसका जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है कि टेंजेंट इंडिकेट्स किसको इंडिकेट करता है? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। अब कर्व जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कई लोग जो है ये सोच में पड़ जाते हैं कि कर्व तो टेढ़ा होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा टेढ़ा होगा? नहीं, हमें पता है कि किसी बड़े कर्व का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है। एंड सो यदि कोई स्ट्रेट लाइन आप लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज कर्व। तो इसलिए कर्व से दोनों सेंस आते हैं फिजिक्स में। जैसे 11 में पढ़े होंगे वेलोसिटी टाइम कर्व, देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, बट ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी यदि आप ये कर्व बोलते हैं तो ये डबल सेंस में आ जाता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तब कहेंगे टेढ़े को क्या बोले? अब ये टेढ़ा है तो क्या बोले? तो इसको कर्व्ड बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कर्व्ड। अब मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे ये है सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आगे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कोई, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। नहीं, यदि कोई फील्ड लाइन आपका कर्व्ड है, अब ये हुआ स्ट्रेट, ये हो गया कर्व्ड, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कहलाएगा, और ये हो गया कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कर्व है। अब इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, बट जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइन का, सपोज इसका डायरेक्शन है इधर से इधर, तो फिर इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये बतावेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इसको हम ड्रॉ कैसे करें, कैसे इसमें डायरेक्शन? अच्छा, एक बात मैं और बोलूंगा यहाँ पर कि आप जो डेफिनेशन देख रहे हैं ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इंटरनेशनल जो भी बुक्स, अच्छी बुक्स हैं लाइक हैलिडे रेसनिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, उसमें देखेंगे। इसलिए जो डेफिनेशन हमने दिया है आपको, इस डेफिनेशन में आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत करिएगा। नाउ अब कैसे इसको ड्रॉ करें? तो ड्रॉ करने के लिए ये मैं लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन नहीं, ये ड्रॉ करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग इसको डेफिनेशन भी लिख देते हैं, बट नहीं, इसको आप ड्रॉ करने के लिए यूज करिएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज a path, an electric field line is a path along
which a free unit positive test charge can move if it is allowed to move, यदि इसको अलाउ कर दिया जाए चलने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक रास्ता है, एक पाथ है। कौन सा पाथ? along which a free यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको फ्री जाने के लिए, चलने के लिए। और फ्री यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन मूव, चल सकता है, इफ इट इज अलाउड, यदि इसको आपने अलाउ कर दिया, इजाजत दे दिया, तो मूव, चलने के लिए। चलिए अब देखते हैं, फ्री करके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लिया हमने, एक पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। इसके नजदीक यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा और इसको फ्री कर दिया। ये क्या करेगा? ये जो पॉइंट चार्ज है, यहाँ यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि प्लस वन चार्ज को यहाँ पे रख करके छोड़ दिया, ये क्या करेगा? इसे रिपेल कर देगा। यही हो गया पाथ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का ये रास्ता हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे रख करके छोड़ दीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये फिक्स चार्ज रिपेल कर देगा, इधर भागेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ छोड़ेंगे इधर भागेगा, यहाँ छोड़ेंगे इधर भागेगा। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मनो तो और इसको पीछे तक ले आइए, लेकिन खाली टच नहीं करेंगे, बस इसको पीछे तक ले आइए। अब आप यहाँ से फील भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे बढ़ रहा है तो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर फोर्स जीरो होता है। सिमिलरली लिया हमने ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज लिया हमने, अब इसके नजदीक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रख के छोड़ दिया हमने, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, इधर भागेगा। यहाँ पे रख करके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया, प्लस वन चार्ज को छोड़ दिया, वो इधर चलेगा। यहाँ रख के छोड़िएगा प्लस वन चार्ज तो इधर चलेगा, यहाँ रख के छोड़िएगा तो इधर चलेगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो आ रहा है फील्ड लाइन, कहाँ से आ रहा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स इन्फिनिटी पर जीरो होगा, एंड सो इन्फिनिटी से चलते चला रहा है ये फील्ड लाइन। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज टू इन्फिनिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम फ्रॉम इन्फिनिटी। दूसरी बात है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसा कि देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब इसका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये स्ट्रेट लाइन है। फिर जैसा कि आप यहाँ से फील करेंगे, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रहा है, नेगेटिव में ये सिकुड़ रहा है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो यहाँ पर रुक जाएगा, नेगेटिव में आकर के रुक जाएंगे प्लस वन चार्ज। तो फिर ये जो फील्ड लाइन है, प्लस वन चार्ज का जो पाथ है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट या इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, या कहिए एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब कुछ फील्ड लाइंस को हम लोग यहाँ पर और भी ड्रॉ करेंगे, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत है हमें, तो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा लिखा भी देता हूँ आपको, और आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ भी सकते हैं प्रॉपर्टीज सब। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर वन जो आपने अभी देखा, दे start from positive charge and terminate यानी कि एंड, टर्मिनेट मतलब एंड, खत्म होना, एंड एट नेगेटिव चार्ज। नंबर टू, they can go to infinity, they can go to infinity, or they can come from infinity, जो आपने अभी देखा, come from infinity। नंबर थ्री, they are
स्ट्रेट लाइंस, जो आपने देखा स्ट्रेट लाइंस, दे आर स्ट्रेट लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस and they are curved, खाली कर्व नहीं बोलिएगा, कर्व्ड, दे आर कर्व्ड, टेढ़ा, ड्यू टू मोर देन वन पॉइंट चार्जेस, एक से ज्यादा यदि पॉइंट चार्जेस हो गया, मोर देन वन पॉइंट चार्जेस। अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा हम लोगों ने, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। नाउ दोनों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस है। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन इमर्ज होते हैं। अब इस लाइन पर देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज में मर्ज होता है, टर्मिनेट होता है, तेज चलते चला रहा है। फिर यहाँ पे यदि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ें तो नेगेटिव चार्ज के तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। लेकिन वहीं जब आप साइड करेंगे थोड़ा, तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग, रिजल्टेंट फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग नहीं बचेगा हमारा। तो पॉजिटिव से इमर्ज, नेगेटिव में टर्मिनेट, फील्ड लाइन कर्व हो जाएंगे। पॉजिटिव से इमर्ज, नेगेटिव में टर्मिनेट, फील्ड लाइंस जो है कर्व हो जाएंगे। तो इस तरह से मोर देन वन पॉइंट चार्जेस होने पर फील्ड लाइन आपका कर्व हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, थोड़ा उस पर भी गौर कर लेंगे। लिया एक हमने Q1, दूसरा लिया हमने चार्ज Q2। अब दोनों पॉजिटिव लिया है, जो ऊपर एग्जांपल लिया था नल पॉइंट वाला, न्यूट्रल पॉइंट वाला। अब यदि हमने सोच लिया Q1 लेस देन Q2, तो फिर जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों के बीच में स्मॉल चार्ज के नजदीक मिला हमें न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। तो फिर बच्चों अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों से फील्ड लाइन इमर्ज होगा। दैट मींस कि ये इमर्ज हुआ, यहाँ से फील्ड लाइन इमर्ज हुआ, लेकिन इसके सामने नहीं जाएगा। जो नल पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके सामने कभी नहीं जाएगा। क्योंकि यदि यहां सामने आ गया तो फिर नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन मिलेगा, जो नहीं हो सकता है। नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट जहां पर आपको लगे रफली पॉसिबल छोटे चार्ज के नजदीक, तो वहां पे नहीं जाने देंगे हम फील्ड लाइंस को। एंड सो Q1 के नजदीक में रफली यहां पर सपोज कर रहा हूं न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट। तो अब फील्ड लाइन इमर्ज हुआ, लेकिन ये फील्ड लाइन ऐसे घूम जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से इमर्ज हुआ, ये घूम जाएंगे इधर, यहाँ नहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ से फील्ड लाइन इधर गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर, जो फील्ड लाइन इधर इमर्ज होगा, ये फील्ड लाइन इधर से ऐसे घूम जाएंगे, ये सामने, इसके सामने नहीं आएगा कभी। नाउ सिमिलरली यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ से ये घूम जाएंगे। अब ये चार्ज छोटा है तो इसके अराउंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होना चाहिए। आगे मैं लिखा दूंगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। छोटे चार्ज होंगे तो उसके नजदीक कम फील्ड लाइन होगा, बड़ा चार्ज होगा तो उसके नजदीक में ज्यादा फील्ड लाइन होगा। तो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा फील्ड लाइन दिखा दीजिए, ठीक है। इमर्ज, ठीक है, इधर नहीं जाना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट के पास। इमर्ज। अब आप जो है बिल्कुल इसी तरह से न्यूट्रल पॉइंट को दिखा सकते हैं अपने फील्ड लाइंस की मदद से। इस बीच में कहीं पर नल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पर फील्ड लाइन जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब फिगर्स कुछ फील्ड लाइंस का आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ये सब मिलेगा आपको। मैं थोड़ा कम लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी समय बचा रहा हूं लिखने के लिए। चलिए, मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, अब आप देख सकते हैं, फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब जो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट नंबर 4, दे आर कंटिन्यूअस curve in a charge free region। चार्ज फ्री रीजन में ये कर्व होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, एंड देयर
is not, there is not a sudden break, there is not a sudden break, कहीं पर अचानक से टूट नहीं होता, अचानक से खत्म नहीं होता है फील्ड लाइन, there is not a sudden break at their, यानी कि फील्ड लाइंस के at their any point, at their any point। अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि अचानक से सडन ब्रेक क्यों नहीं हो सकता है, अचानक से कहीं पर टूट क्यों नहीं सकता है, ये जवाब दे देते हैं, इफ देयर इज अ सडन ब्रेक, यानी कि अचानक से कहीं टूट हो गया, कहीं पर टूट गया, यदि इफ देयर इज अ सडन ब्रेक एट इट्स, यानी फील्ड लाइन एट इट्स एनी पॉइंट, at its any point, then at that point net electric field will be zero, वहां पर जीरो हो जाएंगे, which is not possible, अचानक से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। एट दैट पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, थोड़ा सा एक वर्ड और लगा देता हूं, सडनली जीरो, सडनली विल बी, सडनली अचानक से, सडनली जीरो, अचानक से, ठीक है, अचानक से जीरो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नहीं पॉसिबल, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि +1 चार्ज चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलाउंग, अचानक से किसी का मोशन खत्म हो जाना ऐसा तो होता नहीं है ना, फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेंशन करिए नंबर 5। अब मैं बोलता हूं, जरा लिखिए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect each other, full stop, और ऑप्शन करिए, if two electric field lines intersect, then at the point of intersection, there will be two different tangents in different directions, on the field lines, which will show two different directions of resultant electric field at that point, which is not possible, क्यों? तो बच्चों थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ये फिगर एग्जाम में नहीं देना है, आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे एक फील्ड लाइन ये हो गया, दूसरी फील्ड लाइन ये हो गया, यदि कहीं पर इंटरसेक्ट कर दिया तो फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, इसने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करा, दूसरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करा, ये दूसरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया। अब बच्चों हमें पता है कि एक पॉइंट पर एक ही रिजल्टेंट होता है वेक्टर का, एक से ज्यादा रिजल्टेंट नहीं होते हैं, एंड सो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो यदि
यदि टू फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर देता है तो यही हाल होगा कि एक पॉइंट पर दो दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, बट एट अ पॉइंट देयर इज वन एंड ओनली वन रिजल्टेंट, एंड सो टू फील्ड लाइंस को कभी काटना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखाता हूं जिसको कि याद रखिएगा, ठीक है, इसकी जरूरत भी है, प्रॉब्लम करने में भी जरूरत आता है। नेक्स्ट नंबर 6 जैसा कि अभी हमने बात करा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through unit area, या फिर स्मॉल एरिया भी ले सकते हैं, स्मॉल एरिया। जैसे सपोज यहां से एक फील्ड लाइन इधर है, दूसरी फील्ड लाइन इधर है, टच नहीं करेंगे, खाली इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इधर है, इस तरह से ये है, बहुत सारे फील्ड लाइंस हैं, ये है फील्ड लाइंस। अब हमसे कोई कह दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट ए लो, और एक पॉइंट आप को दे दिया, यहाँ पे दे दिया पॉइंट बी, और कहा कि बताओ किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, किस पॉइंट पे छोटा है। तो बच्चों क्या करिए, इस पॉइंट के अराउंड ले लीजिए एक छोटा सा एरिया, इतना ही बड़ा एरिया, इस पॉइंट के अराउंड भी ले लीजिए, इतना ही बड़ा एरिया ले लेंगे, पॉइंट बी के अराउंड भी ले लेंगे हम। अब देख लेंगे कि जैसा कि देख रहे हैं, पॉइंट बी से कम फील्ड लाइन पास कर रहा है, पॉइंट ए से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, एंड सो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से अब जो है रिश्ता चार्ज का भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यदि चार्ज बड़ा है तो उसके नजदीक नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगा, यदि चार्ज छोटा है तो उसके नजदीक नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not pass inside a conductor, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ड्यू टू, रीजन बोल देते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास इनटू अ कंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा है, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप का मतलब होता है पूरा घूम करके ऐसे क्लोज नहीं होता है। लिख लीजिए, दे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। चलिए बच्चों, इतने प्रॉपर्टीज को नजर में रखिएगा, तो फिर फील्ड लाइन से रिलेटेड जो भी काम होगा हम सारा काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने 1 पॉइंट चार्ज को डाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डालेंगे। तो चलिए पहले जांच करते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहे हैं। नाउ अब जो फोर्स होता है, फोर्स इसको F से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। नाउ फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखा है तो F इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट अंडरस्टूड इनटू DE अपॉन DR। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर DE बाई DR क्या है, तो जो DE बाई DR है, DE अपॉन DR, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी कोई भी वेक्टर आपको मिलता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, उसमें यदि कोई चेंज है तो उसको डिस्टेंस से जब डिवाइड करते हैं तो इसी रेशियो को डिस्टेंस से डिवाइड करने पर, जो फिजिकल क्वांटिटी को किसी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, इसी रेशियो को लोग कहते हैं ग्रेडियंट। और जो न्यूमरेटर में टर्म होता है इसका ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय डिस्टेंस है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं। आगे पोटेंशियल मिलेगा आपको, dV बाई dr भी मतलब पोटेंशियल लिखेंगे तो dV बाई dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे इस तरह से। अब इसका जरा यूनिट में चेक कर देता हूं। इट्स यूनिट तो E का यूनिट जान ही रहे, न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस हो गया मीटर, गया ऊपर तो मीटर पर मीटर ऐसे भी लिखते हैं, या कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर पर कूलम। ठीक है, अब आगे पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है। आप चाहें तो उस टर्म में भी यूनिट लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर बाई मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट। चलिए, अब दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E होता है कांस्टेंट, तो देखिए अब क्या होता है। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में DE बाई DR नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी फंक्शन होता है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर F नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमेशा फोर्स लगते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि हम लोग डिफाइन किए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E क्या होता है कांस्टेंट, तो DE बाई DR डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो फिर DE बाई DR डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फोर्स ऑन डाइपोल P इनटू 0 इक्वल टू 0। याद रखिएगा, ये बहुत पूछते हैं लोग, एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। कभी आ गया यदि 12वीं के बोर्ड में, शो दैट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फिर ये बेस्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है शो करने का। तो अब तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स 0 दिख गया हमें। अब देखते हैं क्या डाइपोल पे टॉर्क लगता है। तो चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डालते हैं और देखते हैं इस पर टॉर्क लगता है कि नहीं। लेते हैं हम लोग टॉर्क, अब टॉर्क को टाउ से डिनोट कर रहे हैं, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते जा रहे हैं हम लोग। चलिए लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर कहीं भी एक जगह लिख दें, यहाँ कहीं भी लिख दें। अब लिया हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये लिया प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल का ये ले लिया माइनस क्यू चार्ज। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स होता है E के डायरेक्शन में, बोला इस फोर्स को Q इंटू E
दिस फोर्स इज Q into E वेक्टर। नाउ इस फोर्स को हम बोल लेते हैं नेगेटिव चार्ज पे फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को बोल लेते हैं Q into E। लेकिन अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में कि जब टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो फिर एक वेक्टर यदि पॉजिटिव तो दूसरा वेक्टर अपोजिट वेक्टर है तो नेगेटिव देना पड़ेगा साइन। तो चलिए माइनस साइन दे दिया। अब टूल्स एंड टेक्निक में हमने आपको सिखाया है कपल के बारे में। टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड है इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट पे काम कर रहा है, एंड सो ये दोनों फोर्स मिलकर के कपल बना दिया। लेट अस सपोज ई के साथ डाइपोल का एंगल ये है थीटा। अब दोनों फोर्स के लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, इस कपल का टॉर्क निकाल लीजिए। तो क्यू ई के लाइन को थोड़ा बढ़ाया, फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप चाहें तो इस लाइन को भी बढ़ा सकते हैं, यानी हमें चाहिए दो फोर्स के लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए कुछ पॉइंट का नाम लिखते हैं, ए बी, डाइपोल के सेंटर पे मैं सी लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं डी। अब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए ये एंगल सेम हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल। अब यहां से हम एक फोर्स के लाइन दूसरे फोर्स के लाइन इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी हम निकाल लेंगे। अब ए बी डाइपोल की लेंथ है 2a। चलिए इसको लैंग्वेज में मेंशन कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप स्टेटमेंट बना दीजिए, क्या लेट मैं बोलता हूं, जरा लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ ए बी इक्वल टू 2a, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, and dipole moment p vector is at angle theta with the electric field line full stop forces QE and minus QE form a couple which can rotate the dipole towards the line of E vector, यानी towards the electric field line। जरा जांच करके देख लीजिए। अब ये डाइपोल है हमारा, पेन को डाइपोल समझ लीजिए। अब जरा ऊपर फोर्स लगा के देखिए किधर रोटेट करता है डाइपोल। ऊपर लगाएंगे फोर्स, ये वाला फोर्स लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नीचे वाला फोर्स लगा के देखिए किधर रोटेट करता है डाइपोल, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर यदि डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ई के लाइन पर आवेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आवेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस समय जो है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसको याद भी रखिएगा कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाके छोड़ देंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेट करता है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मार्क कर लीजिएगा, टुवर्ड्स द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल रोटेट करेगा। अब हमें चाहिए टॉर्क, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, फिगर से भी अब आप देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं कि दोनों फोर्स को यदि ऐड करें तो जीरो हो जाएगा। चलिए अब टॉर्क निकालने के लिए दोनों फोर्स के लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो फिर हम यहां से साइन थीटा लेकर पहले ये निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर भी लिखा है ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। नाउ ए बी जो है 2a डाइपोल की लेंथ, ए डी अपॉन 2a, ए बी डाइपोल की लेंथ, यहां से निकल गया ए डी इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब जैसा कि हम लोग कपल का टॉर्क सीखे हैं तो फिर टॉर्क टाउ of this couple, torque of this couple
इज, इस कपल की जो टॉर्क है ये होगा टाउ इक्वल टू टू फोर्स में से वन फोर्स की मैग्नीट्यूड QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ टू फोर्सेस 2a sin थीटा। नाउ Q 2a को एक जगह कर दीजिए, Q इनटू 2a एक जगह, क्यों, डाइपोल मोमेंट हो जाएंगे E sin थीटा। तो फिर यहां से ही मिल गया हमें टाउ इक्वल टू पी ई क्यू इंटू 2AP डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 थोड़ा मेंशन कर दीजिए, where P इक्वल टू Q इंटू 2A, नोमेनक्लेचर ऊपर कर दिए हैं बट Q इंटू 2A को P लिखे हैं, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। अब वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप जान चुके हैं। P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर के तरफ है, E वेक्टर आपका इधर के तरफ, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एंड सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। यदि टॉर्क पूछता है 12 के बोर्ड में तो आप यहां तक लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लेते हैं, जब थीटा को 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, थीटा 180 डिग्री लेंगे तो क्या होगा। तो नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री हो गया दैट मीन्स की ये जो डाइपोल मोमेंट है, अब आपके समझने के लिए मैं दिखा रहा हूं P, आप एग्जाम में इसको P को मत दिखाइएगा, मैं आपके समझने के लिए आप P को यूज कर रहा हूं, लिख रहा हूं माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये P हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब P वेक्टर E वेक्टर सेम डायरेक्शन में यदि आ गया तो थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री that is P vector and E vector are in same direction, then the dipole is in stable equilibrium। अभी अपने बोर्ड में बहुत बार आया है कि where is an electric dipole in stable equilibrium, तो फिर आप खाली थीटा 0 डिग्री मत लिखेंगे, ये लिखिएगा कि if P and E both are in same direction then the dipole is in stable equilibrium। अब बच्चों टूल्स एंड टेक्निक में हमने आपको सिखाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसकी जांच करते हैं पहले। अब इक्विलिब्रियम के लिए जैसा कि आपको पता है एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो देखिए टोटल फोर्स 0, तो A 0 हो जाएंगे। और जब थीटा लेंगे 0 डिग्री साइन 0 तो टॉर्क भी हो जाएगा 0। तो जब टोटल फोर्स है 0, F इक्वल टू M इंटू A 0, तो एक्सेलरेशन A 0। और जब टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा और एक्सेलरेशन, सारे टूल्स एंड टेक्निक में ये सारा चीज है आपके पास। दिस इज इक्वल टू 0, तो अल्फा भी 0 हो जाएंगे। तो जब दोनों 0 हो गया A और अल्फा, तो क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में है हमारा सिस्टम। अब इक्विलिब्रियम में हमने आपको बोला था कि जांच करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा जर्क देकर छोड़ दीजिएगा। चलिए इसको मैं एक फिगर से समझाता हूं आपको। ये फिगर देना जरूरी नहीं है एग्जाम में, यदि आएगा तो बोर्ड एग्जाम में। ये E वेक्टर, ये लिया हमने प्लस क्यू, ये लिया हमने माइनस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट ये P हो गया आपका माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यदि डाइपोल को यहाँ से कहीं आपने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो जरा देखिए मैं डिस्टर्ब करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा। ये डिस्टर्ब किया हमने डाइपोल को यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन छोटा जर्क, बड़ा जर्क नहीं, छोटा जर्क देना है, जोर से नहीं, झटका से नहीं, छोटा सा जर्क दिया हमने, थोड़ा सा ऐसे हिला दिया हमने। प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, माइनस क्यू यहाँ पर आ गए। अब बच्चों आपको पता है प्लस क्यू पर फोर्स E के डायरेक्शन में होता है, एंड सो प्लस क्यू ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। माइनस क्यू पर फोर्स E के अपोजिट होता है, तो माइनस क्यू नीचे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या देखा आपने, इस समय डाइपोल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यदि इसको जर्क दे के छोड़ते हैं तो ये वापस आ जा रहा है, एंड सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अब सेकंड केस लेते हैं। यदि थीटा हमारा 180 डिग्री है, इफ थीटा इज 180 डिग्री,
यदि थीटा हो गया एफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, कब होगा? जब ई के अपोजिट पी हो जाएंगे। तो लिख दीजिए पी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, then the dipole, an electric dipole is in unstable equilibrium। क्यों? जरा दिखा देता हूं इसको भी फिगर लेकर। एग्जाम में तो इतना ही लिखिएगा, यदि आता है तो। बोर्ड एग्जाम की बात भी हम करते हैं, कंपटीशन की भी बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम की भी बात करेंगे, दोनों करेंगे हम आपसे। नाउ ई वेक्टर ऊपर, नाउ माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये हो गया पी वेक्टर। थीटा 180 डिग्री ई और पी के बीच। नाउ अब यहां मैं सेंटर सी लिख देता हूं डाइपोल का, सी। तो यहां से ऊपर ई, यहां से नीचे पी, एंगल ये हो गया 180 डिग्री। अब इस समय देखिए टोटल फोर्स तो जीरो है ही, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, टोटल फोर्स जीरो। अब यदि थीटा 180 डिग्री लेते हैं, साइन 180 डिग्री जीरो, टॉर्क भी हो गया जीरो। तो फिर से आप यहां से फिल कर सकते हैं, टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो, फोर्स जीरो तो ए जीरो, यानी कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। अब इसकी जांच करते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो बस ये रखा डाइपोल को, और थोड़ा सा इसको जर्क दे दीजिए, थोड़ा सा जर्क दे दीजिए ऐसे। अब मैं जर्क देकर आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा जर्क देना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा दूर कर रहा हूं ताकि आप देखें, पहचाने। प्लस क्यू चार्ज यहां से जर्क दे दिया, यहां आ गया, माइनस क्यू चार्ज यहां पर आ गए। ऐसे जब हमने जर्क दिया, माइनस क्यू यहां पर आ गया। अब बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स ई के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर चला जाएगा। कभी प्लस क्यू लौट के यहाँ कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ई के अपोजिट फोर्स प्लस क्यू पे नहीं होता है, इसलिए ये कभी नहीं लौट के यहाँ आवेगा। माइनस क्यू पर फोर्स ई के अपोजिट होता है, तो माइनस क्यू भाग के नीचे आ जाएगा, ये कभी लौट के यहाँ नहीं आवेगा। तो क्या देखा कि यदि आपका डाइपोल ऐसे होता है तो फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने पर ये नहीं लौटता है, अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। सो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए बच्चों, यही हमने टूल्स एंड टेक्निक के समय स्टेबल अनस्टेबल की बात करी थी। इसी के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डिफ्लेक्ट करने पर हमें कहता है वर्क डन निकालो। वर्क डन W टू deflect an electric dipole, to deflect an electric dipole from angle theta 1 to theta 2 with E vector, या कहिए with electric field lines। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा देखेंगे हम। अब फिगर सब में इतना ही रहेगा हमारा, यही फिगर सब में रहेंगे। अब हम इसकी मदद लेंगे, पहले निकालते हैं स्मॉल वर्क डन DW इन स्मॉल डिफ्लेक्शन D थीटा, यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट D थीटा इन डाइपोल, in electric dipole। now dW, जैसा कि हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक में सीखा था, वहां पर वर्क डन टॉर्क से जब लेते हैं तो टाउ डी थीटा। नाउ टाउ जो निकाल रखे हैं उसको रख लेंगे, इसको डिराइव मत करिएगा। PE साइन थीटा D थीटा, ये रख लिया। नाउ अब टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल वर्क डन लिखिए, टोटल वर्क डन इनसाइड ब्रैकेट W। नाउ DW का इंटीग्रेशन, W राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे, PE कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा D थीटा, इनिशियल एंगल थीटा 1, फाइनल एंगल थीटा 2।
नाउ पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस थीटा, नाउ थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट, अब लिमिट डालना है इसके अंदर, तो लिमिट डालिए, नाउ दिस इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 2 रखा, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस, फिर यहाँ पे थीटा 1 रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1, अब माइनस माइनस प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना इजी होता है, तो पीई कॉस थीटा 1 पॉजिटिव कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2, ये लिख दिया हमने। अब ये भी फॉर्मूला आया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वर्क निकालने के लिए, इसको याद रखिएगा तो प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जब वर्क डन बाय एजेंट होता है तो वो वर्क जमा होता है ऑब्जेक्ट के पास, सिस्टम के पास, जमा हुए वर्क का दूसरा नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल क्या देखा आपने कि डाइपोल को जब डिस्टर्ब करते हैं तो लौट के ई के लाइन पर आता है, अपने आप जो है डाइपोल आपका कभी नहीं यहां से भाग सकता है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, जैसा कि देखा थीटा 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है डाइपोल का, स्टेबल इक्विलिब्रियम की जगह से डाइपोल कभी नहीं हटता है, आप हटा देते हैं तो भी लौट के आ जाता है ये, तो अपने आप तो जाएगा नहीं, तो किसी ने इसको ले गया, किसी ने जो ले गया वही एजेंट हो गया, बाहरी एजेंट, डाइपोल के बाहर का एजेंट, काम करने वाला। तो जब किसी बाहरी एजेंट से वर्क होता है किसी सिस्टम के ऊपर, तो जितना वर्क होता है वर्क जमा होता है सिस्टम के पास, जमा हुए वर्क का ही दूसरा नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर अब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको U कैपिटल U से हमेशा डिनोट करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ पहले इसको डिफाइन कर दीजिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is initially at angle 90 डिग्री, ब्रैकेट में थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, कहां से, विथ ई वेक्टर एंड इट इज ब्राउट, और इसको लाया एट एंगल थीटा, मतलब कि थीटा 1 नहीं, थीटा 2 नहीं, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 1 90 डिग्री, एंड अब इसको लाया, हम लोगों ने लाया इसको थीटा एंगल पे, एंड सो थीटा 2 करेंगे इसको, थीटा 2 फाइनल एंगल, थीटा 2 दिस इक्वल टू थीटा, then work done in this process, इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन इन दिस प्रोसेस गेट्स, यहां के बाद ये लाइन ले रहे हैं, वर्क डन इन दिस प्रोसेस गेट्स स्टोर्ड, मतलब जमा होता है इन द डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने लिखा लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनिशियली एट एंगल 90 डिग्री, इनिशियली 90 डिग्री पर क्यों, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो पहला पॉइंट लेते हैं उस जगह पर लेते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh होता है, कहां से हाइट मेजर किए हैं, ग्राउंड से, क्यों, तो ग्राउंड पर mgh क्या लेते हैं आप, 0 लेते हैं,
एंड सो जब डाइपोल होता है 90 डिग्री पर, पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 होता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा 0 पोटेंशियल एनर्जी कहां पर पॉसिबल है, वहीं पर रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। इसलिए लिखा है इज इनिशियली एट एंगल 90 डिग्री, यानी θ1 इनिशियल एंगल वर्क वाले में हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये 90 डिग्री लिया हमने विथ किसके साथ, तो एंगल ई से हम लोग देख रहे हैं थीटा, तो फिर विथ ई एंड इट इज ब्राउट, यानी डाइपोल को लाया, पहले 90 डिग्री पर ऐसे रखा, उसके बाद डाइपोल को लाया थीटा एंगल पर ई के साथ, तो फिर एंड देन वर्क डन एंड इट इज ब्राउट एट एंगल थीटा, तो बाद का एंगल θ2 हमारा हो गया थीटा, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस गेट्स स्टोर्ड, जमा होता है इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब रख दीजिए इक्वेशन 2 में θ1 θ2 का वैल्यू, तो फिर बाई इक्वेशन 2 अब देखिए यदि आता है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड डाइपोल बोर्ड में, तो फिर आप इसको डिराइव नहीं करिएगा, ये इक्वेशन लिख करके ये स्टेटमेंट दे देंगे, देने के बाद वर्क डन W इक्वल टू PE, नाउ cos θ1 cos 90 डिग्री माइनस cos θ2 इज थीटा, ये हो गया cos थीटा, नाउ cos 90 डिग्री 0 माइनस cos थीटा रह गया, तो फिर W इक्वल टू PE इंटू माइनस cos थीटा, चलिए एक बार लिख देते हैं cos 90 0, तो माइनस cos थीटा हो गया, एंड सो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर लिखते हैं एक लाइन, दिस टोटल वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी U of dipole इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब एज फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। नाउ इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो ये लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर E। चलिए बच्चों, टॉर्क हमने लोगों ने सीख लिया, फिर टॉर्क से हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का सीखा। अब इसके बाद थोड़ी सी हम लोग एनसीईआरटी से, कुछ एस.सी. वर्मा साहब के बुक से प्रॉब्लम कर लेंगे पहले, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा गॉसस लॉ। तब तक के लिए बाय बाय।